हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो बस मैं वो सारे कंफ्यूजन आपके दूर करने वाला हूँ। आज का जो टॉपिक है कि हमारे ब्लड में CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो हमारे ब्लड में CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इसको तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारे ब्लड में जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन है वो 70% होता है एज अ बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, 23% होता है एज अ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में और 7% जो होता है वो होता है प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेज में। तो बात सिंपल सी है कि प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेज में या हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाने में जो 23% और 7% जाता है, इसमें बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पता है कि ये कैसे होता है। सबसे ज़्यादा जो 70% है जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में है, ये एक नया होता है। जैसे अगर हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन 97% जो होता है वो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर होता है और 3% डिसॉल्व स्टेज में होता है। तो ऑक्सीजन का 97% और 3%, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो केवल 23% हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है और 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेज में जाता है। तो यहां तक तो बात है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग सेम ट्रांसपोर्टेशन है, एक हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर और दूसरा प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेज में रहकर। लेकिन एक जो तीसरा टाइप है एज अ बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो कि 70% ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आज हम बात इसी की करते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो देखो बेटा, CO2 जो है, CO2 का अगर मैं पार्शियल प्रेशर की बात करूं तो कहां ज्यादा होता है? ऑब्वियसली टिश्यू में ज्यादा होता है क्योंकि जो O2 है वो सेल के द्वारा कैप्चर कर ली जाती है और CO2 रिलीज करी जाती है और जिस मैकेनिज्म के थ्रू होती है उसको अपन रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन कर रहा है या जो सेल्स जो है वो रेस्पिरेशन कर रही हैं। तो यहाँ पर तुम स्क्रीन पर देखोगे होता क्या है कि सेल के अंदर एक मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, नो डाउट, जिसमें रेस्पिरेशन भी एक टाइप का मेटाबॉलिज्म है जिसे हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इस मेटाबॉलिज्म या बोल दूं कैटाबॉलिज्म के थ्रू बाय प्रोडक्ट में हमको क्या निकला? CO2 निकली। और ये CO2 पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग सेल से होती हुई, टिश्यू से होती हुई कहाँ पहुँच गई? ब्लड में। और जैसे ही ये CO2 ब्लड में आई, अगर मैंने तुम्हें बताया होगा पिछले वीडियो में या मेरा रेस्पिरेशन का जो 1 शॉट वीडियो है तुम उसको देखोगे तो तुम्हें मैंने बताया है कि किस तरीके से जो O2 का ट्रांसपोर्टेशन है या O2 का जो डिफ्यूजन है वो और CO2 का डिफ्यूजन है अकॉर्डिंग टू पार्शियल प्रेशर होता है। तो जहां पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है गैस वहां से डिफ्यूज्ड होके कहां जाती है? जहां पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो टिश्यू में CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है और टिश्यू के ब्लड में टिश्यू में CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और टिश्यू के ब्लड में पार्शियल प्रेशर CO2 का कम है। तो CO2 जो है वो सेल से निकलकर ब्लड में आ गई। अरे इन शॉर्ट सी बात है कि पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग डिफ्यूजन हो रहा है, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर हो रहा है। हाई पार्शियल प्रेशर टिश्यू से होती हुई CO2 कहाँ गई? ब्लड में आ गई। जब ब्लड में CO2 आई तो इस CO2 ब्लड में प्लाज्मा में गई और प्लाज्मा से होती हुई RBC में एंटर करी और जैसे ये RBC में एंटर करेगी वहां पर इसने वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया। मतलब CO2 और वाटर का रिएक्शन हो गया और रिएक्शन होने के बाद बन गया H2CO3। बच्चों, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब CO2 ब्लड से प्लाज्मा में आई तो प्लाज्मा में वाटर नहीं था क्या? प्लाज्मा में तो सबसे ज़्यादा वाटर होता है, ये रिएक्शन यहीं क्यों नहीं हुई? ये रिएक्शन RBC के अंदर क्यों हुई? तो इसका आंसर है कि बेटा RBC के पास एक एंजाइम है जो इस रिएक्शन को एनहेंस कर देता है, काफ़ी गुना बढ़ा देता है। उस एंजाइम को बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। मतलब CO2 मेटाबॉलिज्म में बनी, पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग डिफ्यूज होते हुए टिश्यू के कैपिलरीज में आ गई, इसको टिश्यू कैपिलरीज बोलते हैं। टिश्यू कैपिलरीज के अंदर जब CO2 पहुंची तो वहां पर प्लाज्मा से होती हुई CO2 RBC में पहुंची। प्लाज्मा में H2O के साथ रिएक्शन इसलिए नहीं की कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एब्सेंट था। जैसे ही RBC के अंदर आई वहां पर एक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज था, उसने CO2 के साथ H2O के साथ रिएक्शन करके बना दिया बाइकार्बोनेट।
H2CO3। अब ये H2CO3 बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है और अनस्टेबल कंपाउंड तुम्हें पता है तुरंत टूट जाता है और ये H2CO3 कन्वर्ट हो गया HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव में। ये H पॉजिटिव फर्दर हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगा, लेकिन ये HCO3 नेगेटिव जो बन गया है, इस HCO3 नेगेटिव इसी की थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट फॉर्म में 70%। तो ये HCO3 क्या करेगा, अब RBC से नेगेटिव फॉर्म में वापस आएगा RBC से प्लाज्मा में। अब तुम समझ सकते हो कि जब नेगेटिव प्लाज्मा से प्लाज्मा में आ रहा है, मतलब जो नेगेटिव है वो आरबीसी से बाहर जा रहा है, प्लाज्मा में पहुंच रहा है, तो जो आयनिक बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए उतना ही क्लोराइड जो है Cl नेगेटिव आरबीसी के अंदर चला जाएगा। मतलब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना हुआ। मैं तो बोलूँ नीट के फेवरेट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है कि भाई क्लोराइड का प्लाज्मा से आरबीसी की तरफ जाना क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है। तो नीट वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि क्लोराइड शिफ्ट क्या है, या क्लोराइड शिफ्ट में क्लोरीन का या क्लोराइड का Cl नेगेटिव का मूवमेंट किधर से किधर होता है। तो बेटा ये क्वेश्चन याद रखना कि क्लोराइड आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर चला जाता है। तो इन शॉर्ट अपन देख लेते हैं। यहाँ पर CO2 बनी, CO2 आ गई कैपिलरीज में, कैपिलरी टिश्यू कैपिलरीज में, टिश्यू कैपिलरीज में CO2 प्लाज्मा से होती हुई आरबीसी में पहुंची, आरबीसी में रिएक्शन कर ली वाटर के साथ कार्बोनिक एनहाइड्रेट की प्रेजेंस में, वहां पर बन गया H2CO3। H2CO3 जो था वो अनस्टेबल था, ये टूट गया HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव में। HCO3 निकल गया आरबीसी से प्लाज्मा में, आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए Cl नेगेटिव आ गया आरबीसी के अंदर, इसी को बोल दिया हमने क्लोराइड शिफ्ट। और अब ये ब्लड कार्बोनेट घूमते 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 टिश्यू से कहाँ पहुंच गया, एल्वोलर कैपिलरीज में, मतलब लंग की कैपिलरी में जब ये ब्लड पहुंचा तो यहाँ पर जो सिचुएशन थी, ये कौन सी कैपिलरी है, टिश्यूज की कैपिलरीज है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन थी PCO2 ज़्यादा था, PO2 कम था, तो हमेशा जो रिएक्शन है वो इस डायरेक्शन में हुई। लेकिन जब ये ब्लड पहुंच जाएगा लंग्स में तो लंग्स में इसका अपोजिट हो जाएगा। आप लोग जानते हो PO2 ज़्यादा होता है, PCO2 कम होता है। लंग्स में PO2 की वैल्यू 95 mm ऑफ Hg, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PCO2 की वैल्यू 40 mm ऑफ Hg, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पूरा वन शॉट में आपको सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन ये एक टॉपिक निकाल के मैं छोटा सा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम बच्चों की सॉल्व हो जाए। तो जैसे ये ब्लड फ्लो करते करते कहां पहुंच गया, लंग्स में पहुंच गया, और लंग्स में जब ये ब्लड पहुंचा तो वहां पर पार्शियल प्रेशर इनवर्ट हो चुके थे। जो पार्शियल प्रेशर CO2 का यहां ज्यादा था वो कम हो गया, जो PO2 का कम था वो ज्यादा हो गया। तो ये जो रिएक्शन है वो अगर इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन मानोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लग गई, और यहां पर फिर जब बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी तो ये क्लोराइड बाहर आ गया। अभी यहां पर क्या हुआ था, क्लोराइड आयनिक बैलेंस को बनाने के लिए अंदर गया था, अंदर गया मतलब आरबीसी के अंदर। तो सिंपल सा भी याद रखते हो कि जब क्लोराइड अंदर जाता है तो उसको क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। अंदर कहां जाता है, मतलब प्लाज्मा से आरबीसी में जाता है, और जब क्लोराइड बाहर आता है, बाहर कहां आता है, आरबीसी से प्लाज्मा में आता है, तो इसको रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। सेम फिनोमेना फिर होने वाला है। जब Cl नेगेटिव बाहर आएगा तो उसके आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए उतना ही HCO3 नेगेटिव अंदर चला जाएगा। जैसे ही SCO3 अंदर नेगेटिव पहुंचेगा, जो H आयन हीमोग्लोबिन से बाइंड था वो वापस से रिबाइंड हो जाएगा। मैंने बताया ड्यू टू पार्शियल प्रेशर पूरी की पूरी रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, और ये H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव फिर से बाइंड होंगे और ये बना लेंगे H2CO3। अब भी H2CO3 डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर पार्शियल प्रेशर का इफेक्ट है, तो इस बार वो डिवाइड होगा उसी कार्बोनिक एनहाइड्रेट की प्रेजेंस में, लेकिन इस बार बनाएगा CO2 और H2O। अगर तुम यहाँ पर देख पा रहे होगे तो पहले क्या हो रहा था, CO2 और H2O दोनों बाइंड होकर H2CO3 बना रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, H2CO3 टूट रहा है CO2 और H2O में, मतलब रिएक्शन जस्ट अपोजिट हो गई है। तो ऐसा क्यों हुआ, पार्शियल प्रेशर के चक्कर में। तो जैसे ही ये CO2 यहाँ पर आएगा, अब CO2 का पार्शियल प्रेशर, मैंने कहा डिफ्यूजन किधर होता है, डिफ्यूजन जो है वो अगर इधर बात करूं, ये एल्वोलाई है, ये
टिश्यू की पल्मोनरी कैपिलरी है तो एल्वोलाई में CO2 का प्रेशर कम है, तो और यहाँ पर CO2 का ज़्यादा है तो CO2 इधर से इधर की तरफ चली जाएगी, O2 का इधर ज़्यादा है और O2 का इधर कम है तो O2 इधर आ जाएगी, मतलब O2 एल्वोलाई से आ जाएगी पल्मोनरी कैपिलरी में और CO2 पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड से चली जाएगी एल्वोलाई में, और इस एल्वोलाई में जाने के बाद इसको आउटसाइड कर दिया जाएगा, ब्रीदिंग के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये एक छोटा सा फिनोमेना मैंने बताया था कि किस तरीके से बाइकार्बोनेट के फॉर्म में CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है और CO2 अपनी बॉडी से बनते हुए इन्वायरमेंट में चली जाती है। बाकी का डिटेल देखने के लिए आप मेरा वन शॉट वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आया, कोई भी डाउट है, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं बनना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आप पर्सनल हमारे चैनल का फॉर्म भर सकते हैं जिससे हम आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेंगे, जहां लगातार हमारे डाउट सेशन होते रहते हैं। तो बेटा आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.